सोचिए, साल है 2026, महीना मार्च का, और पूरा भारत एक बहुत बड़े संकट से जूझ रहा है। ये संकट है रसोई गैस का। सड़कों पर देखिए तो मीलों लंबी कतारें लगी हैं, रेस्टोरेंट बंद हो रहे हैं और घरों में चूल्हे ठंडे पड़ गए हैं। तो चलिए इस पूरे मामले को समझते हैं कि आखिर ये संकट पैदा कैसे हुआ और इसके मायने क्या हैं। इस संकट की गंभीरता को समझने के लिए सबसे पहले एक दिल दहला देने वाली कहानी से शुरुआत करते हैं। पंजाब के बरनाला जिले की बात है। 66 साल के भूषण कुमार मित्तल सिर्फ एक गैस सिलेंडर के लिए घंटों तक कड़ी धूप में लाइन में खड़े रहे, पर सिलेंडर तो नहीं मिला। कार्डियक अरेस्ट से उनकी जान चली गई। ये एक घटना इस पूरे संकट की असली मानवीय कीमत को हमारे सामने रख देती है। और बात सिर्फ भूषण कुमार की नहीं है। दुख की बात तो ये है कि ऐसी तस्वीरें आज पूरे देश में आम हो गई हैं। ये नज़ारा हर जगह दोहराया जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग अपने परिवार का पेट भरने के लिए, बस खाना पकाने के ईंधन जैसी एक बुनियादी चीज़ के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, इस संकट का असर हर किसी की जिंदगी पर पड़ रहा है, चाहे उत्तर प्रदेश हो, पुणे हो, नोएडा या फिर दिल्ली। हर जगह लोग एक सिलेंडर के लिए घंटों लंबी लाइनों में खड़े हैं। जो ऑनलाइन बुकिंग सिस्टम थे वो भी क्रैश हो चुके हैं, जिससे गैस एजेंसीज पर भीड़ और ज्यादा बढ़ गई है। आलम ये है कि बेंगलोर और मुंबई जैसे शहरों में 20 से 30% रेस्टोरेंट बंद हो चुके हैं। स्विगी, जोमेटो जैसे ऐप्स पर फूड डिलीवरी के ऑर्डर 50-60% तक गिर गए हैं। और जब ऐसी स्थिति होती है तो क्या होता है? विरोध प्रदर्शन, नागरिक अशांति, और यहाँ तक के लोग अब एजेंसियों और ट्रकों से गैस सिलेंडर चुराने तक को मजबूर हो गए हैं। और इस पूरी हताशा का फायदा कौन उठा रहा है? कालाबाजारी करने वाले। सोचिए, दिल्ली में जो घरेलू एलपीजी सिलेंडर आधिकारिक तौर पर करीब 900 रुपए का मिलना चाहिए, वो ब्लैक मार्केट में 3 गुना, यहाँ तक कि 6 गुना ज्यादा कीमत पर, मतलब 3000 रुपए तक में बिक रहा है। इससे पता चलता है कि लोग कितने मजबूर हैं और ईंधन के लिए कोई भी कीमत चुकाने को तैयार हैं। तो यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या ये सच में गैस की कमी है या फिर सिर्फ लोगों की घबराहट है, जैसा कि सरकार कह रही है? मतलब सच क्या है? इसको समझने के लिए चलिए एक तरफ सरकार के बयानों को रखते हैं और दूसरी तरफ उनके कामों को देखते हैं। तो देखिए, एक तरफ सरकार के बयान हैं। वो कह रहे हैं एलपीजी की कोई कमी नहीं है, घरेलू सप्लाई पूरी तरह सुरक्षित है और ये सब पैनिक बाइंग की वजह से हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ उनके काम देखिए। घरेलू सिलेंडर की कीमत 60 रुपए बढ़ा दी गई। कमर्शियल सप्लाई मतलब होटलों और रेस्टोरेंट की सप्लाई उनकी जरूरत के सिर्फ 20% पर रोक दी गई है। सिलेंडर बुक करने का गैप 25 से बढ़ा के 45 दिन कर दिया गया है। और जिन घरों में पीएनजी कनेक्शन है उनकी एलपीजी बुकिंग पर तो बैन ही लगा दिया। अब आप ही देखिए, क्या ये बातें और ये कामें एक दूसरे से मेल खाते हैं? इस विरोधाभास का मतलब इस कथनी और करनी के फर्क का सबसे बड़ा उदाहरण तो खुद संसद से ही आ रहा है। सोर्स मटेरियल में एक कांग्रेस सांसद का जिक्र है जो बताते हैं कि दावा तो किया जा रहा है कि कोई घबराहट नहीं है, लेकिन संसद की कैंटीन में चाय और कॉफी तक मिलनी बंद हो गई है। अब आप सोचिए, अगर देश के सत्ता के केंद्र का ये हाल है तो फिर आम नागरिक की हालत क्या होगी? तो ये तो हुई देश के अंदर की बात। लेकिन अब सवाल ये उठता है कि यह संकट आखिर शुरू कहाँ से हुआ? तो चलिए अब जरा देश से बाहर नजर डालते हैं, उस अंतर्राष्ट्रीय घटना पर जिसे इस पूरे संकट का फौरी कारण बताया जा रहा है। और ये सारी कहानी जुड़ी है एक पतले से समुद्री रास्ते से, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इसको समझने के लिए सबसे पहले ये जानना जरूरी है कि हम एलपीजी के लिए दूसरे देशों पर कितने निर्भर हैं। तो देखिए, भारत में जितनी भी रसोई गैस इस्तेमाल होती है उसका करीब 60% हिस्सा हम बाहर से मतलब दूसरे देशों से आयात करते हैं। साफ है, हमारी सप्लाई के लिए हम बाहरी दुनिया पर बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। और यहीं पर हमारी सबसे बड़ी कमजोरी सामने आती है। वो जो 60% गैस हम बाहर से मंगवाते हैं ना, उसका लगभग 90% हिस्सा सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ते से भारत पहुंचता है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से। सोचिए, इसका मतलब ये है कि हमारे देश की पूरी एनर्जी सिक्योरिटी एक बहुत ही पतले और संवेदनशील समुद्री रास्ते पर टिकी हुई है। तो फिर हुआ क्या? सोर्स के मुताबिक अमेरिका के एक हमले के जवाब में ईरान ने इसी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर दिया। बस ईरान के इस एक कदम ने भारत आने वाली गैस की सप्लाई लाइन को लगभग पूरी तरह से काट दिया और नतीजा, देश भर में सिलेंडर खाली हो गए। ठीक है, तो ईरान ने रास्ता बंद कर दिया और सप्लाई रुक गई। कहानी इतनी सीधी है क्या? नहीं, सोर्स एक बहुत गहरा सवाल उठाता है। सवाल यह है कि क्या ये संकट सिर्फ सप्लाई का है?
या फिर ये हमारी दूरदर्शिता की कमी, हमारी प्लानिंग की कमी का संकट है? देखिए, सोर्स का तर्क ये है कि जो जियोपॉलिटिकल एक्सपर्ट्स हैं, जो दुनिया की राजनीति पर नज़र रखते हैं, वो तो महीनों पहले से कह रहे थे कि इस तरह का कोई टकराव हो सकता है, ये रास्ता बंद हो सकता है। तो सवाल फिर वही है, क्या इसका अंदाज़ा पहले से नहीं लगाया जा सकता था? क्या हम इसके लिए तैयारी नहीं कर सकते थे? और यहीं पर इस पूरी कहानी का सबसे सबसे चौंकाने वाला फैक्ट सामने आता है। सोर्स के मुताबिक हमारे पास स्ट्रेटेजिक रिजर्व, मतलब इमरजेंसी के लिए रखा गया एलपीजी का भंडार कितना है? आप अंदाजा लगाइए, सिर्फ 2 दिन का। जी हाँ, 140 करोड़ लोगों के इस देश के पास सिर्फ 48 घंटे का रिजर्व है। इसका मतलब साफ है, अगर इंपोर्ट रुक गया तो हमारे पास कोई सेफ्टी नेट, कोई बैकअप प्लान है ही नहीं। तो मुद्दे की बात यह है, सोर्स का तर्क है कि सरकार ने योजनाओं के जरिए घर घर गैस कनेक्शन तो पहुंचा दिए, जिससे मांग जबरदस्त बढ़ गई। लेकिन उस बढ़ी हुई मांग को पूरा करने के लिए जो सप्लाई का इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए था, जो स्ट्रेटेजिक रिजर्व बनाना था, वो कभी किया ही नहीं गया। पूरे देश को बस एक ही रास्ते के भरोसे छोड़ दिया गया। तो ये तो हो गई समस्या की जड़। अब सवाल ये है कि आगे क्या? इस स्थिति से निकलने के रास्ते क्या हैं और हम और आप, मतलब आम नागरिक, क्या कर सकते हैं? चलिए देखते हैं। तो आगे के लिए 4 संभावित रास्ते दिखते हैं। पहला तो ये कि ईरान वाले मामले में जल्दी से कोई सीज फायर हो जाए और रास्ता खुल जाए। दूसरा ये कि हम अमेरिका, रूस या कनाडा जैसे नए पार्टनर्स से इमरजेंसी सप्लाई मंगा लें, पर इससे बस कुछ वक्त की ही राहत मिलेगी। तीसरा रास्ता है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को जबरदस्ती खुलवाया जाए। और चौथा ये कि सिर्फ भारतीय जहाज़ों को निकलने के लिए कोई स्पेशल डील हो जाए। लेकिन सोर्स का मानना है कि किसी भी परमानेंट सोल्यूशन में अभी भी कम से कम 4 से 8 हफ्ते लग सकते हैं। तो इस बीच आम लोग क्या करें? कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स हैं जो सोर्स में बताए गए हैं। पहला, अगर घर में बिजली ठीक ठाक आती है तो एक इंडक्शन कुकर लेने के बारे में सोच सकते हैं। दूसरा, अगर इलाके में पाइप्ड नेचुरल गैस यानी पीएनजी की लाइन है तो उसके कनेक्शन के लिए ज़रूर रजिस्टर करें। तीसरा, अगर कोई ब्लैक में सिलेंडर बेच रहा है तो उसकी शिकायत नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन पर करें। और सबसे ज़रूरी बात, प्लीज़ पैनिक बाइंग मत कीजिए। एक्स्ट्रा सिलेंडर जमा करने से बचें, क्योंकि इससे ये संकट और भी ज़्यादा गहरा हो जाएगा। और आखिर में बात घूम फिर कर वहीं आ जाती है जहां से हमने शुरू की थी, यानी इस संकट की मानवीय कीमत पर। इस पूरे संकट की सबसे बड़ी त्रासदी पता है क्या है? वो ये कि जिन ग्रामीण महिलाओं को सालों की कोशिशों के बाद लकड़ी और उपले के धुएं वाले चूल्हे से आज़ादी मिली थी, वो आज फिर से उन्हीं प्रदूषण फैलाने वाली मिट्टी के चूल्हों पर लौटने को मजबूर हो गई हैं। तो ये सिर्फ एक ईंधन का संकट नहीं है, ये सालों की मेहनत और प्रगति पर पानी फिर जाने का संकट है। और सोर्स के मुताबिक इसकी वजह दूरदर्शिता की कमी है।